नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हुई। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने समेत 3 अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूएई यात्रा को बताया सार्थक। कहा, दोनों देश पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर मिलकर कर रहे हैं काम। COP28 की अध्यक्षता के लिए यूएई को भारत के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से राजधानी में बाढ़ के हालात पर की बात। वहीं घटते जलस्तर के बावजूद यमुना नदी अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट। और चेक खिलाड़ी मार्केटा वेंड्रोसोवा बनी विंबलडन की नई महिला एकल चैंपियन। ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ऑन्स ज्यूबर को हराकर जीता विंबलडन का पहला खिताब। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है। अपने यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का भी दौरा किया, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए INR और AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने को लेकर बात की। दिल्ली के LG ने ट्वीट कर बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया और किए जा रहे संबंधित प्रयासों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुनः केंद्र की सहायता एवं सहयोग से दिल्ली वासियों के हित में हर संभव कार्य करने के निर्देश दिए। और राजधानी में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि यमुना के जलस्तर में कमी जरूर आई है। यमुना का जलस्तर घटकर 206.46 मीटर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद कुछ सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि सभी मेट्रो रेलगाड़ियां अब सामान्य गति से चल रही हैं। और दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद और चंद्रावल स्थित जल शोधन संयंत्र बंद होने से MDMC क्षेत्र में जलापूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। जल बोर्ड ने निवासियों को सलाह दी है कि वे पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें और पानी का उपयोग केवल सबसे आवश्यक जरूरतों के लिए ही सीमित करें। सभी निवासियों और व्यवसायियों को अगली सूचना तक पानी के उपयोग को गंभीर रूप से सीमित करना चाहिए। NDMC इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद के लिए सभी से सहयोग और समझ का अनुरोध करती है। NDMC के अधिकारी और कर्मचारी सभी की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता के कारण NDMC ने कहा कि वो इस मुद्दे पर विवश है। NDMC इस कठिन समय में लोगों से साथ देने का उसने अनुरोध किया है। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज बैंकॉक के मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। इस दौरान डॉक्टर S जयशंकर ने भारत और थाईलैंड के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर बात की। बातचीत में भारत थाईलैंड रिश्तों में भारतीय समुदाय की महत्ता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की लुक ईस्ट नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है। तो वहीं
प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति इन रिश्तों को और मजबूत कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिम्स्टेक और मेकॉन्ग गंगा सहयोग संबंधों को गहरा करने के उनके निरंतर प्रयासों को दर्शाया है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़े आदान प्रदान के अलावा बातचीत के दौरान भारत और भारतीय समुदाय के लिए अमृत काल की महत्ता पर भी डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात कही। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर कल बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाला नहीं सहेगा राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की कथित लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनेगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। यह अभियान जयपुर से शुरू होकर हर विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन करने की योजना है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। और गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आज भारत कनाडा द्विपक्षीय वार्ता, भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य, बुनियादी ढांचे में निवेश से संबंधित कई अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे। 2 दिवसीय बैठक में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित कई प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा गुजरात की संस्कृति से भी वे रूबरू होंगे। गुजरात की संस्कृति को इनके सामने दर्शाया जाएगा। विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिल गई है। चेक गणराज्य की खिलाड़ी मार्केता वोंड्रोउसोवा ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची गैर वरीय मार्केता ने 6ठी वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ओन्स ज्यूबर को 6-4, 6-4 के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं आज सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। जोकोविच 8वीं बार विंबलडन जीतने से महज 1 कदम दूर हैं। 36 वर्षीय जोकोविच लगातार 5वें विंबलडन फाइनल में उतरेंगे। अगर जोकोविच रविवार को चैंपियन बन जाते हैं तो वो रॉजर फेडरर के 8 विंबलडन खिताब की बराबरी कर लेंगे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।